मेरा नाम दीपा है। एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई तो मेरे पिता मुझ विधवा को अपने साथ घर वापस लेकर जा रहे थे, लेकिन मेरे ससुर ने उन्हें रोक लिया और जबरदस्ती मेरी शादी मेरे छोटे देवर के साथ करवा दी गई। देवर मुझे कभी मुंह नहीं लगाता था, मैं सिर्फ उस घर में एक नौकरानी बनकर रह रही थी। मेरी जेठानी मुझे बहुत परेशान करती थी, हर समय मुझे इल्जाम देती रहती थी, मेरी गलतियां तलाश करती रहती थी। एक दिन मैंने अपने देवर को किसी से चोरी चुपके बात करते हुए सुना। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो इतनी रात को चोरी चुपके किससे बात कर रहा है, लेकिन जब मैंने कान लगाकर ध्यान से उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उसने ही मेरे पति की। मैं एक मामूली सी शक्लो सूरत वाली और बहुत ही सीरियस रहने वाली लड़की थी। मेरा संबंध मिडिल क्लास फैमिली से था। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मैं अपने सभी भाई बहन में सबसे बड़ी थी। हमारे घर के हालात ना तो बहुत अच्छे थे और ना ही बहुत बुरे थे। बस 2 वक्त का खाना सुकून और इज्जत से मिल जाता था। हमारी जिंदगी मामूली सी थी मगर अच्छी गुजर रही थी। मगर हमारे समाज का ये उसूल है कि बेटी के जवान होते ही पिता के कंधे का बोझ भारी हो जाता है। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे पिता के माथे पर परेशानी की लकीरें बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर रातों को जागकर मेरी माँ से दहेज और शादी के खर्चे के बारे में बातें करते रहते थे, जो मैं दीवार के पास से सुनकर चुपके चुपके रोती रहती थी। मेरी किस्मत अच्छी थी, या शायद मेरे माता पिता के आशीर्वाद का असर था कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छे और इज्जतदार परिवार में तय हो गया था। वो लोग भी हमारे ही तरह मिडिल क्लास थे, मगर लड़का कनाडा में काम करता था और वहाँ एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी में स्टेबल था। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन के रूप में थी और मेरी आंखों में ढेर सारे सपने थे, तो मेरे पिताजी मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, दीपा बेटी, पराया घर है, जुबान और आंखें नीची रखना। इज्जत और सब्र ही औरत का जेवर होता है। मेरी शादी बहुत धूमधाम से तो नहीं हुई थी, मगर बहुत ही इज्जत के साथ हुई थी। मैं दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आई तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ। ये ससुराल क्या था, मोहब्बत का दलदल था। मुझे घर में वो इज्जत मिली जिसे शायद मैंने सपने में भी नहीं देखा था। मेरी सास ने दरवाजे पर ही मेरा हाथ थाम लिया था, मुझे गले से लगाया और मेरा माथा चूम लिया। फिर कहने लगी कि मेरी बहू सबसे सुंदर है। मेरे बेटे अंशुमन की पसंद तो लाखों में एक है। आज से तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। अब मेरी 2 बेटियां हो गई हैं। मेरी 2 नंदे भी थी जो कि उम्र में मुझसे छोटी थी, मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। और मेरी एक जेठानी भी थी, मेरे पति के बड़े भाई मुकुल भैया की पत्नी ज्योति भाभी। और नंदों से बड़ा एक देवर था, वो भी लगभग जवान ही था, उसका नाम ऋषभ था। अंशुमन एक बहुत ही सुलझे हुए और नरम व्यवहार और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। शादी के बाद वो 3 महीने तक मेरे पास हिंदुस्तान में ही रहे थे। उनके साथ बिताए हुए ये 3 महीने मेरे लिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। एक रात छत पर बैठे हुए अंशुमन ने मेरा हाथ थाम कर कहा था कि दीपा, मैं जानता हूँ कि मेरा परदेश में नौकरी करना आसान नहीं है। पहले मैं अकेला था, यहाँ मेरी फैमिली थी, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन अब मेरी जिंदगी से तुम जुड़ गई हो, यहाँ तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं वहाँ जो खून पसीना बहाता हूँ वो सिर्फ इसीलिए कि तुम और मेरे घर वाले यहाँ सुकून की जिंदगी गुजार सको। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माता पिता और इस घर को संभाल लेना। मैं तुम्हारी पलकों पर कोई बोझ नहीं आने दूंगा। उनके अंदाज की सच्चाई ने मेरे दिल की मोहब्बत को और भी गहरा कर दिया था। मैंने उनके कंधे पर सर रखकर उनसे वादा किया था कि मैं उनके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। 3 दिन बाद अंशुमन को वापस कनाडा जाना पड़ा, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उनका जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर नौकरी की मजबूरी थी। मेरे जेठ तो यहीं रहकर कारोबार करते थे, लेकिन उनका कारोबार इतना अच्छा नहीं था कि उनकी कमाई से पूरा घर चल सके। अभी उनको दोनों बहनों की शादी भी तो करनी थी। ऋषभ अभी पढ़ाई कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लगी थी। एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करते हुए मेरा दिल डूब रहा था, मगर मैंने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा था ताकि वो परेशान न हो। उनके जाने के कुछ समय के बाद ही मुझे खुशखबरी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर जब मैंने फोन पर अपने पति को सुनाई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो दीपा? उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, काम काज की फिक्र मत करना, मैं माँ से कह दूंगा कि तुम्हें आराम करने दे। मेरी ससुराल में भी कुछ इसी तरह का खुशी भरा माहौल था। सास ने तो जैसे मुझे पलकों पर बिठा लिया था। वो किचन में मुझे ज्यादा काम करने नहीं देती थी। सुबह उठते ही बड़ी नंद मेरे लिए दूध का गिलास
मेरे सरहाने पर रख देती थी और छोटी नंद बार बार कमरे में फ्रूट्स लेकर आती रहती थी। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरी जेठानी के भी 2 बच्चे थे। वैसे तो बाहर से वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिलती थी, मगर कभी कभी उनकी बातों में छुपी हुई चुभन मुझे महसूस होती थी। एक दिन जब मैं अंशुमन के भेजे हुए पैसों से अपने लिए कपड़े मंगवा रही थी, तो वो मेरे पास बैठी मुस्कुराकर बोली, बड़े मजे हैं तुम्हारे तो। तुम्हारा पति ज्यादा कमाने वाला है और ज्यादा कमाई करने वाले पति की पत्नी के तो नखरे ही अलग होते हैं। मुकुल की सैलरी में तो महीना भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। मैंने जल्दी से कहा, भाभी, अंशुमन सिर्फ मेरे लिए थोड़ी कमाते हैं, ये सब तो आपका भी है। आप जो चाहे ले लीजिए। मेरी इस बात पर वो खिल उठी थी, मगर उनकी आंखों में छुपा हुआ लालच मैं उस समय समझ नहीं सकी थी। ऊपर वाले ने मुझे प्यारा सा बेटा दिया था। बेटे के जन्म पर घर की खुशियों को 4 चांद लग गए थे। बेटे का नाम मैंने आर्यन रखा था। अंशुमन तो जैसे दीवाने हो गए थे। वो वीडियो कॉल पर घंटों अपने बेटे को देखते रहते थे। वो वहां परदेश में अकेले मेहनत कर रहे थे ताकि हम सब यहाँ आराम से रह सके। अंशुमन की कमाई बहुत अच्छी थी। वो हर महीने 1.5 लाख रुपए घर भेजते थे। उस रकम से न सिर्फ मेरा और आर्यन का खर्चा चलता था, बल्कि पूरे ससुराल की व्यवस्था भी उसी रकम से चल रही थी। मेरे ससुर शुगर और हार्ट के पेशेंट थे। उनकी महंगी दवाइयाँ, घर का राशन, बिजली के बिल, देवर की पढ़ाई का खर्च, जेठ के बच्चों की फीस और नंदों के लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना, यहाँ तक कि मेरी जेठानी की फरमाइशें भी अंशुमन की भेजी हुई रकम से पूरी होती थी। मुकुल भैया एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, जहां उनकी आमदनी बहुत मामूली थी, जिससे उनका अपना जेब खर्च भी मुश्किल से निकलता था। घर में जो भी नया सामान आता था, जो भी फंक्शन होता था, सबका खर्च अंशुमन के भेजे हुए ड्राफ्ट पर होता था। महीने की पहली तारीख को जब बैंक का मैसेज आता, तो घर के हर मेंबर के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। मेरे सास ससुर और नंदे मेरी इतनी इज्जत शायद इसलिए करते थे कि मैं उस सोने की चिड़िया की पत्नी थी। वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो अंशुमन दोबारा छुट्टी पर आ गए थे। इस बार वो हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। ज्योति भाभी के लिए भी वो कीमती कपड़े और बच्चों के खिलौने वगैरह लेकर आए थे। ज्योति भाभी गिफ्ट देखकर खुशी से फूले नहीं समाती थी और बार बार अंशुमन की तारीफ करती थी कि ऊपर वाला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम हो तो इस घर में सब कुछ पॉसिबल है। मेरी जेठानी के ये शब्द उस समय मुझे किसी आशीर्वाद की तरह लगते थे, मगर बाद में मुझे उनका असली मकसद समझ आ गया था। मेरे पति दोबारा वापस जाने लगे तो ऊपर वाले ने मुझे फिर से माँ बनने की खुशी दी थी। इस बार अंशुमन की वापसी मामूली दिनों जैसी नहीं थी। जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो एक अजीब सी उदासी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। वो दोबारा से आर्यन को गोद में उठाते, उसे प्यार करते और फिर मुझे हसरत भरी नजरों से देखते। हालांकि वो पहले भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार उनका दिल नहीं चाह रहा था। गेट पर पहुंचकर वो रुके और पलटकर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और रोती हुई आवाज में बोले, दीपा, अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। न जाने क्यों इस बार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे मैं कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप बस ठीक से पहुंच जाइए, हम सब यहाँ पर ठीक हैं। आप प्लीज परेशान मत होइए। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रो पड़े थे। उनके आंसू देखकर मेरा दिल भी दहल गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा था ताकि वो कमजोर न पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो हाथ हिलाते हुए नजरों से गायब हो गए। मुझे क्या पता था कि यह हाथ अब कभी मेरे सर पर मोहब्बत से नहीं रखा जाएगा। अंशुमन का काम कनाडा में बहुत अच्छा था। वो हर महीने काफी सारी सैलरी घर भेजते थे और सारे ही पैसे मेरे ससुर के अकाउंट में आते थे और घर की सारी व्यवस्था वहीं से चलती थी। लेकिन मेरे पति मेरी जरूरत का ख्याल रखते हुए मुझे अलग से भी खर्चा देकर जाते थे, ताकि मैं किसी की मोहताज न रहूं और अपनी और अपने बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। ससुराल में सबकी आंखों में जो मेरी इज्जत थी, वो दरअसल इसी खुशहाली की वजह थी। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो बेड पर वो लिफाफा रखा हुआ था जो अंशुमन जाते हुए मुझे दे गए थे। मैंने उसे उठाया ही था कि मेरी जेठानी कमरे में दाखिल हुई। मेरी नजरें सीधी मेरे हाथ में मौजूद लिफाफे पर जम गईं। उन्होंने कहा, अरे वाह। वो नेगेटिव मुस्कुराहट के साथ बोली, देवर जी तो जाते जाते भी अपनी पत्नी की जेब गरम कर गए। सच कहूं तो दीपा, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। मेरे पति तो महीना भर दुकान पर रगड़ते हैं, तब जाकर इतने पैसे बनते हैं जितने पैसे तुम्हारा पति तुम्हें खर्च के लिए दे जाता है। मैंने मुस्कुराकर लिफाफा अलमारी में रख दिया और कहा कि भाभी, ये पैसे मेरे अकेले के थोड़ी हैं, आपके बच्चों के लिए भी हैं। अंशुमन हमेशा कहते हैं कि आर्यन और आपके बच्चों में कोई फर्क नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी के होठ बंद हो गए थे और वो कमरे का जायजा लेते हुए बोली,
हाँ हाँ, ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि इस घर में अंशुमन है, वरना मुकुल और ऋषभ तो इस घर का कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों से तो बिजली का बिल भी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल तुम आराम करो, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। अंशुमन को गए अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। मैं कमरे में बैठी बेटे को सुला रही थी और आने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। दोपहर का टाइम था, घर में खामोशी थी। लैंडलाइन की वो लगातार बजती हुई घंटी हवा में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। मैंने सोचा शायद अंशुमन अपने ठीक से जाने की खबर देने के लिए ही कॉल कर रहे होंगे। मैं खुशी खुशी उठकर बाहर लाउंज की तरफ जाने लगी, लेकिन मुझसे पहले मेरे ससुर फोन उठा चुके थे। मैं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई थी। उन्होंने कहा, हेलो, मैं आजाद पाल बोल रहा हूँ। मेरे ससुर की आवाज में मामूली सा ठहराव था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग एकदम से फक पड़ गया था। उनके हाथ कांपने लगे और उनके माथे पर पसीने के कतरे दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? कौन सा एक्सीडेंट? मेरा बेटा अंशुमन। उनकी आवाज गले में अटक गई। अचानक बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैं घबराकर बाहर निकली तो देखा कि मेरे ससुर के हाथ में फोन था और वो जमीन पर बैठ गए थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। फोन का रिसीवर झूल रहा था और उसमें से अभी भी किसी की आवाज आ रही थी। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। मेरे कदम बहुत भारी हो चुके थे। मुकुल भैया जो अभी दुकान से खाना खाने आए थे, वो कमरे से बाहर आ गए और ऋषभ जो अपने कमरे में सो रहा था, वो भी दौड़कर अपने पिता की तरफ लपका। क्या हुआ है पिताजी? बोलिए तो कुछ। मेरे ससुर ने कांपती हुई उंगलियों से फोन की तरफ इशारा किया। ऋषभ ने तभी फोन का रिसीवर कान से लगाए। कुछ लम्हे तो खामोशी रही, फिर ऋषभ के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं दीवार के सहारे लड़खड़ा गया था। मुकुल भैया ने उसे संभाला। मेरी सास और नंदे भी रो रही थी। मेरी छोटी नंद ने मुझे रोते हुए देखा और जोर से चीखी, कहने लगी, भाभी, भैया, अंशुमन भैया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी थी। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? उन्हें तो चोट नहीं आई ना? वो ठीक तो है ना? मैं पागलों की तरह सवाल कर रही थी, मगर कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था। सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरी सास सीना पीटती हुई कमरे से बाहर आ गई। हाय मेरा जवान बेटा, कोई तो मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसा है। ऋषभ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और अंदाज टूटा हुआ था। वो मेरे करीब आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, ऋषभ, मुझे बताओ ना, क्या हुआ है? अंशुमन ठीक तो है ना? बस उनको मामूली सी चोट आई होगी ना? मैं ऋषभ की शर्ट पकड़कर उसे झंझोड़ने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, मगर मेरा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मेरे ससुर ने कांपती हुई आवाज में वो शब्द कहे जो किसी भी सुहागन के लिए मौत का परवाना होते हैं। दीपा बहू, अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया है। ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। छत घूमने लगी थी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ये खबर मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटी थी। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरा दिल नोच लिया हो। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज मेरे गले में ही दबकर रह गई थी। मेरा वो मजबूत सहारा, जिसके दम पर मैं दुनिया से लड़ने की ताकत रखती थी, वो पल भर में टूट चुका था। मैं वहीं जमीन पर गिर गई थी। आर्यन, जो शोर सुनकर जाग गया था, वो रोता हुआ मेरे पास आया और मुझसे लिपट गया। उसके मासूम एहसास ने मुझे होश दिलाया था। मैंने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा चले गए। आर्यन, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मैं दहाड़े मार मार कर रो पड़ी थी। मैं विधवा हो गई थी। अभी तो मेरी उम्र ही कुछ नहीं थी और मेरे पति की अभी एक और निशानी मेरे पेट में पल रही थी। वो भी तो इस दुनिया में नहीं आया था। उसने तो दुनिया देखी भी नहीं थी और वो अभी से अनाथ हो चुका था। मेरे दिमाग में उस समय दुख से ज्यादा एक खौफनाक सवाल गूंजने लगा था कि अब मेरा क्या होगा? मैं इन बच्चों की अकेले कैसे परवरिश करूंगी? घर में कोहराम मच गया था। मेरी सास, नंदे, ससुर, देवर, जेठानी और जेठ सब गम से निढाल हो चुके थे। मोहल्ले की औरतें जमा होना शुरू हो गई थी। हर तरफ शोरगुल था। हर कोई यही बात कर रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तो अंशुमन बिल्कुल सही सलामत यहाँ से गया था। जिस घर में कुछ समय पहले तक हंसी गुल्ले गूंज रहे थे, अब वहां पर मौत का सन्नाटा छा गया था। मैं कमरे के एक कोने में बैठी बस रोए जा रही थी। मेरी आंखें दीवार को घूर रही थी। इसी कंफ्यूजन में मैंने अपनी जेठानी और जेठ को आपस में बातें करते हुए देखा। वो किसी बात पर खुसुर पुसुर कर रहे थे। मेरी जेठानी रो रही थी, मगर उनके शब्द मेरे कानों में किसी शीशे की तरह बनकर उतर रहे थे। वो अपने पति से कह रही थी, मुकुल, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा?
अंशुमन तो चला गया है, उसके साथ वो आमदनी भी गई जिस पर हमारा गुजारा था। उनके शब्दों ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। अभी तो मेरे पति की मौत को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और उन्हें पैसों की फिक्र सता रही थी। मुझे वो फोन कॉल याद आने लगी। क्या वो इंसान सच कह रहा था? क्या सच में ये एक्सीडेंट नहीं था? मगर उस समय इन सवालों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हकीकत ये थी कि अंशुमन अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। अभी तो अंशुमन की डेड बॉडी भी नहीं आई थी, मगर मुझे अपने आसपास लोगों की नजरें बदलती हुई महसूस हो रही थी। वो सास ससुर जो मुझे कभी बेटी कहते थे, वो नंदे जो मेरे आगे पीछे फिरती थी, उनके व्यवहारों में हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब सा खिंचाव आ गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि पति की मौत के साथ ही औरत का मुकाम भी खत्म हो जाता है। इंसान का भी अजीब मामला है। वो समझता है कि उसकी दुनिया किसी एक इंसान के दम से कायम है, लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो दुनिया खत्म नहीं होती, बस वीरान हो जाती है। मैंने भी यही सोचा था कि मैं कैसे जिंदगी जीऊंगी, मगर दिल को एक ही दिलासा दिया था कि ऊपर वाला मेरे लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर निकालेगा। अंशुमन की डेड बॉडी घर आने में 2 दिन लग गए थे। वो 2 दिन हम सब पर सालों की तरह गुजर रहे थे। घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक नज़र मेरे पति को देखना चाहता था। हर आने जाने वाले की नजरें सवालिया निशान बन चुकी थी। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया था जिसका डर था। बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजी और घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की डेड बॉडी को जब घर के आंगन में रखा गया तो जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरी सास जो 2 दिन से पत्थर बनी बैठी थी, बेटे का चेहरा देखते ही दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। मेरा अंशुमन, मेरा लाडला, मेरा बेटा चला गया। बेटा, तुमने तो वादा किया था कि अब की बार जब तुम आओगे तो अपनी दोनों बहनों की शादी करवाओगे। अब तुम्हारी बहनों की शादी कैसे होगी बेटा? मैं भीड़ के बीच लड़खड़ाती हुई अपने पति की डेड बॉडी के पास पहुंची। अंशुमन का चेहरा सुकून से भरा हुआ था, जैसे वो अभी उठकर मुस्कुरा देंगे। मैंने कांपते हुए हाथों से उनका माथा छुआ था। वो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। मैंने रोते हुए उन्हें देखा और कहा, अंशुमन उठिए ना, देखिए ना, हमारा बेटा आपको बुला रहा है। आप तो उसे रोता हुआ भी नहीं देख सकते थे ना? मैं पागलों की तरह उनसे बातें कर रही थी। मेरा देवर और जेठ दोनों ही भाई गम में डूबे हुए थे। मुकुल भैया तो दीवार से टेक लगाकर खामोशी से रो रहे थे। उनके कंधों पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो आ गई थी, और शायद वो इस बोझ को महसूस भी कर रहे थे। लेकिन मेरी जेठानी ज्योति भाभी का व्यवहार कुछ अजीब सा था। वो रो तो रही थी, मगर उनकी आंखों में गम से ज्यादा एक अनजाना डर और बेचैनी थी, जैसे उन्हें अंशुमन के जाने से ज्यादा किसी और चीज के खो जाने का डर हो। मेरे पति की मौत पर मेरे मायके वाले सारे रिश्तेदार, आस पड़ोसी और मेरी जेठानी के मायके वाले भी आए हुए थे। उनकी छोटी बहन प्रतिज्ञा भी आई हुई थी, जिसका रिश्ता मेरी सास ने ऋषभ के साथ 2 साल पहले तय किया हुआ था। प्रतिज्ञा ऋषभ को पसंद करती थी। ऋषभ की नौकरी लगने के बाद उन दोनों की शादी भी जल्द ही हो जानी थी, लेकिन उनसे पहले मेरे पति को अपनी दोनों बहनों की शादी की फिक्र थी। अंशुमन का अंतिम संस्कार हो गया था, घर से रौनक खत्म हो गई थी और सुकून सब कुछ उनके साथ ही चला गया था। लेकिन कुदरत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरे पति की मौत ने मेरी सास को अंदर से खोखला कर दिया था। वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, बेटे का गम बर्दाश्त न कर सकी। अभी अंशुमन के अंतिम संस्कार को 2 दिन ही हुए थे कि घर में दूसरी कयामत टूट पड़ी। सुबह के समय जब मेरी बड़ी नंद सास को जगाने गई तो वो बिस्तर पर लाचार पड़ी हुई थी। डॉक्टर को बुलाया गया, मगर वो इस दुनिया से जा चुकी थी। सासू माँ भी चली गई थी। छोटी नंद ने चीख मारी। मेरे ससुर जो जवान बेटे की मौत पर कमर झुकाए बैठे थे, पत्नी की मौत ने भी उन्हें जीते जी मार दिया था। एक हफ्ते के अंदर इस घर में 2 लोगों की मौत हुई थी। वो घर जो कभी मोहल्ले की मिसाल था, अब वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा और गम था। मैं खुद तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसका दुख बनाऊं, अपने सुहाग का या इस औरत का जिसने मुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना था। वो मेरे लिए भी मेरी माँ से बढ़कर थी। आर्यन मुझे देखकर रोता था। मैं उसे सीने से लगाती तो मेरे अपने आंसू उसके चेहरे पर गिरते थे। मेरी सास का अंतिम संस्कार निपटा तो हकीकत का पहाड़ सामने आ खड़ा हुआ था। मेरी जिंदगी एक ही कमरे तक रह गई थी, जहां सिर्फ मैं थी, मेरा अनाथ बेटा था और पेट में पलने वाली अनाथ जान। एक रात जब सब सो चुके थे तो मुझे मेरे जेठ और जेठानी के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे के करीब कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हालांकि ये बुरी आदत थी, मगर हालात ने मुझे शक्की बना दिया था। मुकुल, अब ये घर कैसे चलेगा? ये आवाज मेरी जेठानी की थी। अंशुमन तो 1.5 लाख रुपए महीने के भेजता था। तुम्हारी सैलरी में तो बच्चों की फीस भी पूरी नहीं होती। अब 2-2 परिवार का बोझ तुम अकेले कैसे उठाओगे?
ऋषभ को भी बोलो कि वो जल्द से जल्द अपनी नौकरी का इंतजाम करे। दीपा तो कमरे में बैठ गई है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। उसका और उसके बच्चों का खर्च कहाँ से आएगा? मुकुल भैया की आवाज धीमी और थकी हुई थी। ज्योति, ऊपर वाले से डरो। अभी मेरे भाई की मौत को ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तुम्हें पैसों की पड़ी है। वो मेरे भाई की निशानी है। मैं भूखा रह लूंगा मगर उन्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। जज्बात से पेट नहीं भरते, मुकुल भैया ने भाभी से कड़वे अंदाज में कहा। तो भाभी ने जवाब दिया, जब तुम्हारे अपने बच्चे खाने को तरसेंगे तब पूछूंगी। हमें कुछ सोचना होगा वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मैं अपने अंधेरे कमरे में बैठी कांप उठी थी। जिस 1.5 लाख रुपए ने हमें जोड़े रखा था, उसके बंद होते ही रिश्तों की असल शक्लें सामने आने लगी थी। अब न जाने मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। मुझे डर लगने लगा था कि ये गरीबी और मजबूरी मुझसे मेरे बच्चे न छीन ले। एक दिन मेरे पिताजी मुझे लेने आ गए। उन्हें देखकर मैं खुद पर काबू न कर सकी और उनके सीने से लगकर बच्चों की तरह रो पड़ी। उन्होंने कहा, बस करो मेरी बेटी, ऊपर वाले को यही मंजूर था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें और आर्यन को लेने आया हूँ। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ पर तो काफी लोग हैं, यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं हैरानी से पिताजी की तरफ देखने लगी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे खर्चे कैसे पूरे करेंगे? एक बच्चा मेरे पास है और दूसरा इस दुनिया में आने वाला है। महंगाई के इस दौर में आप अपनी दवाइयों का खर्चा मुश्किल से उठाते हैं, मेरा बोझ कैसे उठाएंगे? पिताजी ने भीगी हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हम रूखी सूखी कैसी भी खा लेंगे मगर मैं तुम्हें यहाँ पर लवारिसों की तरह नहीं छोड़ सकता। चलो शाबाश, तैयारी करो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कुछ कपड़े समेट लिए थे और बच्चों का सामान भी बैग में डाल लिया था। अभी हम आंगन में पहुंचे ही थे कि मेरे ससुर की गरजदार आवाज ने हमारे कदम रोक दिए थे। रुक जाओ दीपा बहू। मेरे ससुर जी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे मगर उनकी आवाज में वही पुरानी कड़क थी। उन्होंने कहा, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगा, ये मेरा पोता है। पिताजी ने बेबसी से कहा, आजाद जी मैं आपकी इज्जत करता हूँ मगर अब मेरी बेटी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसका पति नहीं रहा, इस घर में देवर और जेठ है। मैं अपनी बेटी को यहाँ कैसे छोड़ दूं? ससुर जी ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए बोले, अगर ये बात है तो सुन लो। मेरे बेटे ने सारी जिंदगी कमाकर मेरे पूरे परिवार को पाला है। मेरे बड़े बेटे मुकुल के बच्चे जवान हो चुके हैं। उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई का खर्चा, खाना पीना सब कुछ अंशुमन के पैसों से होता था। वो मुकुल के बच्चों का खर्चा उठाता रहा, अपने छोटे भाई को पढ़ाया और बहनों के लिए भी इतना दहेज इकट्ठा करके चला गया कि सिर्फ रिश्ता लगने की देर है, शादी तो चुटकियों में हो जाएगी। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए कुछ करें। शोर की आवाज सुनकर घर में मौजूद सारे सदस्य ही बाहर आ गए थे। सब हैरान और परेशान खड़े हुए थे कि आखिर ससुर जी क्या कहना चाहते हैं। आंगन में ऋषभ भी खामोशी से खड़ा हुआ था। अचानक मेरे ससुर जी ने ऋषभ की तरफ उंगली उठाई। फैसले भरे अंदाज में बोले, ऋषभ तुम्हें आज और इसी समय दीपा से शादी करनी होगी। ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। ऋषभ डरकर पीछे हट गया और बोला, पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरी भाभी है, मेरे भैया की विधवा है। मैं इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? प्रतिज्ञा क्या कहेगी? मेरे साथ सगाई हो चुकी है उसकी। मेरे ससुर जी ने कहा, लोगों की परवाह छोड़ो, भाई की विधवा है लेकिन अब तुम्हारा भाई जिंदा नहीं है। तुम्हारे भाई ने घर में सबके लिए बहुत कुछ किया। अगर ये अपने पिता के घर चली गई तो मेरे बेटे के बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे। जिस भाई ने तुम्हें पिता की तरह पाला, आज तुम उसके बच्चों को बेसहारा छोड़ दोगे? मैं तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई थी। मेरे पति के अलावा किसी और मर्द का ख्याल भी मेरे लिए पाप था। मैं चीखना चाहती थी कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन फिर मेरी नजर आर्यन पर पड़ी जो अपने दादा की व्हीलचेयर पकड़कर खड़ा हुआ था। आंगन में जैसे भूचाल आ गया था। ज्योति भाभी दौड़ती हुई घर के अंदर से आई। उनकी बहन भी उनके साथ थी और ससुर जी के सामने खड़े होकर कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? मुकुल आप तो कुछ कहिए। ऋषभ तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? कह दो कि तुम इससे शादी नहीं करोगे। मेरी बहन से तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम उसके होते हुए इससे शादी कैसे कर सकते हो? प्रतिज्ञा भी आगे बढ़ी और रोते हुए कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी ऋषभ, तुम मेरे हो। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका दुख अपनी जगह सच्चा था। वो ऋषभ को पसंद करती थी। उन दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका था और मेरी दोनों नंदों की शादी होते ही उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। मैं सर झुकाकर मुजरिमों की तरह खड़ी हुई थी।
मेरे ससुर ने व्हीलचेयर घुमाई और ज्योति भाभी को देखकर बोले, ज्योति बहू, अकल से काम लो जरा। तुम्हारी बहन की सिर्फ सगाई हुई है मेरे बेटे के साथ, इसकी शादी तो कहीं और भी हो सकती है। लेकिन ये देखो, अंशुमन के बच्चों का क्या होगा? अगर दीपा यहाँ से चली गई तो मेरे पोते पोती रुल जाएंगे। और याद रखना, ये तुम्हारे बच्चों की फीसें, घर का राशन, ये सब अंशुमन की कमाई से ही चलता था। आज अगर उसके परिवार को हमने निकाल दिया तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी जेठानी ससुर जी की बात सुनकर ठिठक गईं, मगर उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत कम नहीं हुई थी। वो मेरी तरफ पलटी और जहर भरी नजरों से मुझे देखा। कहने लगी, तो ये औरत इस घर में मेरी बहन की जगह लेना चाहती है, इसे इसी घर की रोटी तोड़नी है तो ठीक है। उन्होंने फैसले भरे अंदाज में कहा, मैं अब किसी से कोई बात नहीं करूंगी, बल्कि मेरी एक शर्त है। उनकी बात सुनकर आंगन में सन्नाटा सा छा गया था। सबकी नजरें ज्योति भाभी पर जम गई थी। ससुर जी ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? ज्योति भाभी ने उंगली मेरी तरफ उठाकर कहा, ठीक है, ऋषभ की शादी दीपा के साथ हो जाएगी ताकि दुनिया वालों का मुंह बंद हो सके और इसके बच्चों को बाप का नाम मिल जाए। लेकिन ऋषभ सिर्फ इसका नाम का पति रहेगा। वो इसका बच्चा पैदा होते ही मेरी बहन से शादी कर लेगा और इसे छोड़ देगा। ये सिर्फ दुनिया वालों के लिए उसकी पत्नी होगी, लेकिन उसकी असली पत्नी मेरी बहन ही होगी। और यहाँ तक कि ऋषभ और दीपा का कोई शारीरिक संबंध भी नहीं होगा। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और प्रतिज्ञा तो गुस्से से चिल्ला उठी, दीदी, ये आप क्या कह रही हो? आप इस शादी के लिए क्यों राजी हो रही हो? मैं ऋषभ को इसके साथ नहीं बांट सकती। वो सिर्फ मेरा है और मेरी ही उसके साथ शादी होगी। मेरी जेठानी ने उसे समझाया और कहा कि मैंने जो शर्त रखी है, अगर ये लोग उसके मुताबिक चलते हैं तो ठीक है, वरना मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी और अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरे पिताजी गुस्से से आगे बढ़ने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे तो वैसे भी अंशुमन के सिवा किसी से लगाव नहीं था। मेरे लिए ये शर्त बेइज्जती नहीं बल्कि एक ढाल थी। ज्योति भाभी के समझाने पर प्रतिज्ञा मान गई थी, लेकिन उसने भी अपनी कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, ऋषभ इसके कमरे में भी नहीं जाएगा, न रात को न दिन को, सिर्फ उसका और उसके बच्चों का खर्चा पूरा किया जाएगा। दीपा अपने पोर्शन में रहेगी और मैं भी अब इस घर से नहीं जाऊंगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो शादी हो सकती है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ऋषभ ने बेबसी से अपने पिता की तरफ देखा। मेरे ससुर जी ने गहरी सांस ली और सर हिला दिया। वो जानते थे कि घर को टूटने से बचने का शायद यही इकलौता रास्ता था। ऋषभ ने नजर झुकाकर धीमी आवाज में कहा था कि मुझे मंजूर है। मैं वादा करता हूँ, दीपा से सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए शादी करूंगा, बाकी कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि मेरे भैया ने मेरे लिए भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मेरी राय किसी ने नहीं मांगी थी और शायद मेरी मर्जी की कोई अहमियत भी नहीं थी। मैंने भी खामोशी से हाँ कर दी थी, क्योंकि मुझे पति नहीं चाहिए था, मुझे अपने अनाथ बच्चों के लिए छत चाहिए थी। अगले दिन मेरी ऋषभ के साथ शादी हो गई थी। ऋषभ पिछले हफ्ते 2-3 कंपनियों में अपना इंटरव्यू दे चुका था। उम्मीद थी कि उसकी नौकरी जल्द ही लगने वाली थी। शादी के फौरन बाद ही ऋषभ अपने कमरे में चला गया था। प्रतिज्ञा भी उसके पीछे पीछे चली गई और मैं अपने कमरे में आकर आर्यन को सीने से लगाकर लेट गई थी। मैं अब ऋषभ की पत्नी बन गई थी, लेकिन हकीकत में आज भी अंशुमन की विधवा थी। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था और उस दरवाजे के उस पार मेरी जिंदगी की एक और नई कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी, जहां मुझे एक ऐसी पत्नी बनकर रहना था जिसका पति होकर भी नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था, ये शायद रेंग रहा था, मुझे पता नहीं था। शादी के बाद जिंदगी एक अजीब डगर पर चल निकली थी। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर मेरे और ऋषभ के बीच खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे हम दोनों ने मिलकर बनाया था। प्रतिज्ञा बार बार अपने मंगेतर पर पहरा बैठाकर रखती थी। वो पल पल की खबर रखती थी। ऋषभ घर आते तो सीधे अपने पोर्शन में चले जाते थे। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती, राशन खत्म हो जाता या बच्चों की दवाई मंगवानी होती, तो मैं ज्योति भाभी को बता देती थी। वो ये बात ऋषभ तक पहुंचा देती थी और वो मुझे सामान लेकर दे देता था। ऊपर वाले की कृपा से उसकी जल्द ही नौकरी भी लग गई थी और मेरी दोनों नंदों का रिश्ता भी तय हो गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया था कि इन दोनों की शादी जल्दी कर देंगे, इसलिए दोनों की शादी 3 महीने के बाद की फिक्स हो गई थी। ऋषभ मेरे सामने आने से भी कतराते थे। शायद उन्हें अपनी मंगेतर से किए गए वादे का मान रखना था, या फिर वो खुद भी मुजरिम महसूस करते थे। इसी कठिन माहौल में मेरी दोनों नंदों की शादी हो गई और वक्त इतनी रफ्तार के साथ गुजरा कि ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी। बेटे के जन्म पर जिस घर में जश्न भरा माहौल था, वहां मेरी बेटी के आने से एक मामूली सी खामोशी थी। ऋषभ ने अस्पताल का खर्चा उठाया था, लेकिन वो मेरी बेटी को गोद में लेने की भी हिम्मत नहीं कर सका। वो दूर खड़ा बस देखता रहा, जैसे वो उसके भाई की नहीं बल्कि किसी अजनबी की बेटी हो।
मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि यही मेरा और मेरे बच्चों का नसीब है। अभी मेरी बेटी कुछ महीने की ही हुई थी कि हमारे ससुर भी इस दुनिया से चल बसे थे। एक वही इकलौता सहारा थे जो इस घर में मेरी ढाल बनते थे, जो ज्योति भाभी और उनकी बहन की तेज बातों के आगे दीवार बन जाते थे। वो भी हमें छोड़कर चले गए। वो भी हमें छोड़कर चले गए थे। ससुर जी के जाने के बाद तो जैसे इस घर में मैं बिल्कुल अजनबी होकर रह गई थी। अब प्रतिज्ञा का व्यवहार और भी सख्त हो गया था। वो बात बात पर मुझे जलील करती थी कि मैं उसके मंगेतर के टुकड़ों पर पल रही हूँ, और वो बार बार ऋषभ से भी झगड़ा कर रही थी कि बस अब इस औरत की डिलीवरी हो गई है, इसे डाइवोर्स दे दो। लेकिन ऋषभ अभी मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा था। और ज्योति भाभी अक्सर किचन में बर्तन पटकते हुए कहती कि मेरे पति और देवर के टुकड़ों पर पल रही है, वरना आज के दौर में कोई किसी को एक समय का खाना भी नहीं देता। मैं खामोशी से सब सुन लेती थी। मुझे वैसे भी किसी मर्द की जरूरत नहीं थी, और ना ही मुझे ऋषभ में कोई दिलचस्पी थी। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मेरे बच्चे थे, आर्यन और मेरी बेटी अनु। मैं दिन भर अपने कमरे में रहती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, सिलाई करके अपना वक्त गुजारती थी। ऋषभ और मेरा आमना सामना महीनों तक नहीं होता था। अगर कभी आंगन में गुजरते समय नजर पड़ जाती तो वो जल्दी से नजर झुका लेता था और मैं रास्ता बदल देती थी। पूरा 1 साल वो प्रतिज्ञा को टालता रहा। उसने मुझे डिवोर्स नहीं दी और प्रतिज्ञा से भी शादी नहीं की। प्रतिज्ञा भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं खुद को एक जिंदा लाश की तरह महसूस करने लगी थी। ना कोई खुशी होती थी, ना कोई उम्मीद थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि खामोशी का ये समंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान छुपाए बैठा है। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर गई कि शायद कोई चोर है। मैंने हिम्मत करके खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर का नजारा देखा तो मेरी जान गले में अटक गई थी। आंगन में ऋषभ खड़ा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक अजनबी आदमी खड़ा हुआ था जिसने सर पर कैप पहन रखी थी और वो साए में छुपा हुआ था। वो दोनों बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन ऋषभ के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने सांस रोककर खिड़की के शीशे से कान लगा दिए। अजनबी आदमी ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा और कुछ ऐसा कहा जो मुझे साफ सुनाई दे गया, लेकिन ऋषभ का जवाब मेरे कानों से टकराया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। देखो, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था। भैया का एक्सीडेंट और भाभी से शादी, ये सब हो गया है। अब मेरा पीछा छोड़ दो। अगर दीपा को थोड़ी भी भनक पड़ गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पर्दा छोड़कर पीछे हट गई। अंशुमन का एक्सीडेंट, ये शादी, ये सब प्लान था। मेरा दिमाग आउट हो चुका था। क्या मेरा देवर, मतलब मेरा पति, उसने पहले मेरे पति की जान ली थी। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही थी। मैं गिरती पड़ती अपने कमरे से बाहर निकली और पागलों की तरह आंगन की तरफ भागी। मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या मेरा मददगार ही मेरा कातिल है। जैसे ही मैं आंगन में पहुंची, वो अजनबी जा चुका था और ऋषभ दीवार से टेक लगाकर सर पकड़े खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर के गहरे साए थे। मुझे देखते ही वो हड़बड़ा गया और कहने लगा, आप यहाँ इस समय? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उसके करीब गई और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली, कौन था वो आदमी और तुम किस साजिश की बात कर रहे थे? क्या तुमने मेरे अंशुमन को मारा है? मेरा सवाल सुनकर ऋषभ के चेहरे का रंग फक पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, ये आप क्या कह रही हो? होश में तो हो। मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कहा, मैंने सब सुन लिया है। तुम कह रहे थे कि वो एक्सीडेंट, ये शादी, ये सब एक प्लान था। बताओ मुझे सच क्या है, वरना मैं अभी सबको जमा कर लूंगी। मैं रो रही थी। ऋषभ ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बरामदे के साए में ले गया और कहने लगा, प्लीज धीरे बोलो। अगर घर में कोई जाग गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। आप गलत समझी हो। उसने अपनी जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा, ये पढ़ो, ये वो फाइल है जो वो आदमी मुझे देने आया था। वो कोई कातिल या ब्लैकमेलर नहीं था। अंशुमन भैया का कनाडा का सबसे करीबी दोस्त और डॉक्टर है। मैंने वो कागज खोला। वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। इंग्लिश में लिखे हुए शब्द मेरी समझ से बाहर थे, मगर नीचे हिंदी में अंशुमन की हैंडराइटिंग मौजूद थी, जिसमें लिखा हुआ था, मेरे भाई ऋषभ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दीपा मुझे बिस्तर पर पड़े या रगड़ते हुए देखे और सारी जिंदगी इसी तकलीफ में गुजार दे। दीपा और सभी घर वालों को मेरे एक्सीडेंट का बताना, ताकि किसी को भी मेरी बीमारी का पता ना चल सके।
मुझे पता है मेरी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। मेरी एक आखिरी वसीयत है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को अकेला मत छोड़ना। मेरे छोटे भाई, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। दीपा बहुत मासूम है, वो मायके की गरीबी या जमाने की ठोकरें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी खातिर, सिर्फ मेरी खातिर उससे शादी कर लेना, ताकि वो इज्जत से हमारे घर में रह सके। ये शब्द मेरी नजरों के सामने धुंधलाने लगे थे। कागज मेरे हाथ से छूट कर गिर गया था। मैंने सर उठाकर ऋषभ की तरफ देखा, जो अब बच्चों की तरह रो रहा था। भैया को अपनी बीमारी का पता चल गया था। ऋषभ ने हिचकियां लेते हुए बताया, उस दिन भैया का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ड्राइविंग करते समय अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो आदमी जो अभी आया था, वो भैया का डॉक्टर और दोस्त था। वो मुझे भैया का ये आखिरी लेटर और बाकी सामान देने आया था। मैंने उससे कहा था कि ये राज राज ही रहे, क्योंकि अगर आपको पता चला कि भैया किस तकलीफ में दुनिया से गए हैं, तो शायद आप जी नहीं पाती। वो रुका और एक गहरी सांस लेकर बोला, और ये शादी भी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये अंशुमन भैया की आखिरी जिद थी। मैंने तो प्रतिज्ञा का दिल दुखाया है और आपकी नजरों में भी गिर गया, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने मरते हुए भाई का वादा पूरा कर सकूं। मैं कातिल नहीं हूं, मैं तो उस बोझ तले दबा हुआ हूं, जिसे मैं किसी के साथ बता भी नहीं सकता था। मैं खामोश खड़ी थी। जिस इंसान को मैंने अभी कुछ लम्हे पहले कातिल समझा था, वो दरअसल एक मसीहा निकला था, जो अपनी इज्जत और सुकून दांव पर लगाकर मेरे बच्चों की छत बचा रहा था। मुझे अपने आप पर, अपनी सोच पर घिन आ रही थी। ऋषभ ने आंसू साफ किए और सीरियस होकर बोला, प्लीज, ये सीक्रेट मेरे और आपके बीच रहना चाहिए। घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि भैया बीमारी से मरे थे, वरना इंश्योरेंस के पैसों की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैंने जो किया सिर्फ भैया के लिए किया। फिर वो वहां से अपने कमरे में चला गया और मैं वहीं आंगन में खड़ी चांद को देखती रही। आज मेरे दिल से ऋषभ के लिए नफरत खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक अनजानी से इज्जत और हमदर्दी ने ले ली थी। मगर मुझे नहीं पता था कि कुदरत अभी मेरी और परीक्षा लेने वाली है, एक ऐसी परीक्षा जो प्रतिज्ञा की गैर मौजूदगी में होगी, जो मेरे और ऋषभ के रिश्ते की नई बुनियाद रखेगी। उस रात की सच्चाई ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी थी। वो ऋषभ जिसे मैं कल तक मजबूरी का रिश्ता और अपने अकेलेपन का जिम्मेदार समझती थी, अब मुझे एक समझदार इंसान दिखाई देने लगा था। वो इंसान जो अपने भाई के आखिरी वादे की लाज रखने के लिए अपने ही घर में अपनी पसंदीदा औरत को कड़वी कसीली बातें सुना रहा था, अपने ईगो को ठेस पहुंचा रहा था और चुपचाप परिवार का बोझ उठा रहा था। उसके लिए मेरे दिल में इज्जत का जज्बा और भी बढ़ चुका था। अगली सुबह जब मैंने बालकनी से उसे बाइक साफ करते हुए देखा, तो दिल चाहा कि जाकर उसे थैंक यू बोलूं कि उसने मेरे बच्चों को रुलने नहीं दिया। लेकिन हमारे बीच समझौते की दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकती थी। प्रतिज्ञा का पहरा अभी भी इतना ही सख्त था। दिन गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन ज्योति भाभी के मायके से फोन आ गया और उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोनों बहनों को मजबूरन अपनी माँ से मिलने के लिए गांव जाना पड़ा। उन दोनों का ही जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों एक ही घर की बेटियां थी। प्रतिज्ञा को अपनी माँ की तबीयत की फिक्र से ज्यादा इस बात की फिक्र लगी हुई थी कि वो पीछे घर में मुझे और ऋषभ को अकेला कैसे छोड़ेगी। वो सारा दिन इसी कंफ्यूजन में थी कि वो घर जाए या ना जाए। आखिरकार माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे जाने का फैसला करना ही पड़ा। जाने से एक रात पहले उसने पूरे हफ्ते का राशन, ऋषभ के प्रेस हुए कपड़े और खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिया था, ताकि ऋषभ को किसी भी चीज की जरूरत के लिए मुझसे बात ना करनी पड़े। रात के खाने पर मैं अपने कमरे में थी, मगर प्रतिज्ञा की ऊंची आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो वो ऋषभ को वार्न करते हुए बोल रही थी, ऋषभ, मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ। मैं सब कुछ तैयार करके मैंने सब कुछ तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। खबरदार जो तुमने ऊपर वाले पोर्शन का रुख भी किया, अगर मुझे पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दीपा से बात भी की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ की आवाज धीमी और सुकून भरी थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ठीक से जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। अगली सुबह प्रतिज्ञा, ज्योति भाभी, उनके दोनों बच्चे और मुकुल भैया ऑटो में बैठकर रवाना हो गए थे। प्रतिज्ञा कहकर गई थी कि वो वापस जरूर आएगी, और जाते जाते भी वो एक शक भरी नजर मेरे कमरे के बंद दरवाजे पर डालना नहीं भूली थी। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया था। ये 2 साल में पहला मौका था कि घर में कोई नहीं था और मैं अपने बच्चों के साथ अकेली थी। ऋषभ रोज की तरह अपने ऑफिस चले गए थे। मैंने खुद को बच्चों के साथ कमरे में बंद कर लिया था। मुझे डर था कि कहीं कोई गलत फहमी पैदा न हो जाए। शाम हुई तो मौसम अचानक खराब हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और आसमान पर गहरे बादल छा गए। आर्यन, जो सुबह से कुछ सुस्त लग रहा था
और शाम होते होते बिल्कुल बेहाल हो गया। मैंने उसे गोद में उठाया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसका शरीर तप रहा था, उसे तेज बुखार था। मैंने घर में मौजूद दवाई उसे पिला दी थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा था। रात गहरी होने लगी और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आर्यन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बुखार से बेहोशी की कंडीशन में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं अकेली जान, बाहर तूफानी बारिश में गोद में तपता हुआ बच्चा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास मोबाइल तक नहीं था कि किसी को फोन कर सकती। नीचे वाले पोर्शन में ऋषभ मौजूद थे। मैंने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ भागी। मैंने हिम्मत करके ऋषभ के कमरे का दरवाजा बजाया। बाहर तेज बारिश का शोर था और अंदर मेरा दिल डूब रहा था। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला। ऋषभ सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर हैरानी थी। मुझे इस समय और वो भी इस हालत में अपने दरवाजे पर देखकर हड़बड़ा गया था। उसने कहा, सब खैर तो है, क्या हुआ? मैंने कहा, ऋषभ, आर्यन की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत तेज बुखार है। वो न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है। मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आर्यन का नाम सुनते ही ऋषभ के चेहरे से नींद गायब हो गई थी। वो एक लम्हे की भी देर किए बिना नंगे पैर ही मेरे साथ ऊपर की तरफ भाग गया था। कमरे में पहुंचकर जब उसने आर्यन को तपते हुए शरीर और उसे बेहोशी की हालत में देखा तो उसके अंदर का पिता तड़प उठा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर आर्यन को सीने से लगा लिया और कहा, आर्यन बेटे, आंखें खोलो, पापा तुम्हारे पास है। उसने घबराकर मुझे देखा और कहने लगा, ये ब्लैंकेट इसे उड़ा लो, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। उस समय उसे प्रतिज्ञा का डर नहीं था। ये डर भी नहीं था कि उसने प्रतिज्ञा से वादा किया था। उसके सामने सिर्फ भाई की निशानी थी जो तकलीफ में थी। हम तूफानी बारिश में भीगते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद तेज बुखार का इंजेक्शन लगाया और दवाई देते हुए कहा कि घबराने की बात नहीं है, बस बुखार सर को चढ़ गया है, पट्टियां कीजिए, उतर जाएगा। वापसी का सफर खामोशी में कटा। जब हम घर पहुंचे तो रात के पिछले पहर का सन्नाटा था। ऋषभ आर्यन को गोद में उठाकर सीधे मेरे कमरे में ही आ गया था। उसने उसे वहीं मेरे बेड पर लेटा दिया था। अभी भी उसका शरीर गर्म था। ऋषभ ने वहीं बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां शुरू कर दी थी। मैं कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। ऋषभ थका हुआ लग रहा था, फिर भी वो खुद ही आर्यन के बराबर में लेट गया ताकि उसे तसल्ली रहे कि कोई पास है। मैंने ये नज़ारा देखा तो दिल में अजीब सी हलचल हुई। ये वही जगह थी जहां कभी अंशुमन लेटा करते थे। आज ऋषभ को वहां देखकर मुझे कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई थी, बल्कि एक सहारे का एहसास हुआ था। वक्त गुजरता रहा। लगभग 1 घंटे के बाद आर्यन की सांसें बहाल हुई थी और वो गहरी नींद में सो गया था। ऋषभ ने सावधानी से अपना हाथ आर्यन के सर से हटाया और धीरे से उठकर खड़ा हो गया। वो दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया और एक लम्हे देखता रहा। फिर अचानक से पीछे पलटकर मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में मैंने पहली बार एक अजीब सी नमी और शर्मिंदगी देखी थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और धीमी मगर भरपूर आवाज में बोला, मुझे माफ कर देना दीपा। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, किस लिए? तुम तो मेरी मदद कर रहे हो। उसने नजरें झुका ली और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोला, मैं सच में नाम का पति हूँ और आपका कोई हक भी पूरा नहीं कर सकता। पिछले 2 सालों से मैं आपको एक नौकरानी की तरह राशन लाकर देता रहा। कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप पर क्या गुजर रही है। मैंने एक मुर्दा वादे की खातिर एक जिंदा इंसान को मार दिया। मैं आपका मुजरिम हूँ। उसके अंदाज में इतनी शर्मिंदगी थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने नरमी से कहा, नहीं ऋषभ, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे बच्चों को पाल रहे हो, उन्हें पिता का साया दे रहे हो। मेरी खातिर तुम्हारी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई और तुम वक्त से पहले ही नौकरी करने लगे। मेरे लिए यही काफी है। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। तुम बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो और मैं अपनी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। शायद मेरी बातों ने उसके मन को और भी ज्यादा झंझोड़ दिया था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मुझे देखते हुए बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। आपकी ये खामोशी और सब्र मुझे अंदर से खा रहा है। उसने गहरी सांस ली और बोला, आज आर्यन की तकलीफ ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। फिलहाल आप आराम करो। वो तेजी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं वहीं सोफे पर बैठी रह गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज की रात और मेरे कहे हुए उन कुछ शब्दों ने ऋषभ के अंदर 2 साल से सोए हुए मर्द को जगा दिया था। अगली सुबह हमारे घर के माहौल में अजीब सा तनाव था। दोपहर के समय ज्योति भाभी और उनकी बहन वापस आ गई थी। उनकी माँ की तबीयत में अब काफी सुधार आ गया था, मगर ऋषभ का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। उसने प्रतिज्ञा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो ऋषभ ने प्रतिज्ञा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। प्रतिज्ञा, बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रतिज्ञा के माथे पर शिकन आ गई थी। उसने कहा, सब ठीक तो है? तुम्हारा अंदाज इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है ऋषभ?
ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा, मैं जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। फिर उसने प्रतिज्ञा की आंखों में आंखें डालकर वो बात कह दी जो पिछले 2 साल से उसके सीने में दफन थी। उसने कहा, प्रतिज्ञा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं ये पाप और अपने सर नहीं ले सकता। दीपा के साथ इन 2 सालों में बहुत अन्याय हुआ है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी हर नाजायज शर्त के लिए। देखो, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन जब से मेरी शादी दीपा के साथ हुई है, मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ गई है। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि दीपा मेरी पत्नी है और मेरे भैया की विधवा थी, लेकिन अब वो मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है। कल रात जब आर्यन बीमार हुआ और मैंने दीपा की लाचारी देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा गुस्से से खड़ी हो गई। ऋषभ, तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी मोहब्बत से इनकार कर रहे हो, तुम अपने वादे से फिर रहे हो, उसने तेज आवाज में कहा। तो ऋषभ ने जवाब दिया, मैं ऐसे हर वादे से मुकर जाऊंगा जिसकी वजह से ऊपर वाला मुझे मुजरिम बना दे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, दीपा और उसके बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे भाई ने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत कुछ किया, कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा और हमारी खुशी और हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खुद परदेश में रहे। मैं अपने ऐसे भाई के परिवार को दर दर की ठोकरें खाता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारा क्या है, आज तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, कल किसी और से करने लगोगी क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हो। मेरी शादी दीपा के साथ हो चुकी है। दीपा मेरे भाई की विधवा होने के साथ साथ मेरी पत्नी भी बन गई है। एक बार उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं अब दोबारा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। जो गलतियां मुझसे हुई उसके लिए मैं ऊपर वाले से माफी मांग चुका हूँ, लेकिन अब ऐसा और नहीं होने दूंगा। मैं दीपा को इस घर में हक देकर ही रहूंगा। मैं उसे अपनी पत्नी मानूंगा और उसके सुख दुख में हमेशा शामिल रहूंगा। 2 साल से वो कितनी तकलीफ अकेले बर्दाश्त कर रही है, हालांकि वो इस घर की बहू है। प्रतिज्ञा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। वो चीखी और बोली, अगर तुमने इस औरत के करीब जाने की कोशिश भी की तो याद रखना ऋषभ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। ऋषभ इस बार भी नहीं डरा था और ना ही झुका था। वो सुकून भरे अंदाज में बोला, तुम्हारा फैसला है, तुम जो चाहे कर सकती हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझसे जितना दीपा और बच्चों के लिए होगा मैं उतना करूंगा। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। ये सुनकर तो प्रतिज्ञा पागलों के जैसी हरकतें करने लगी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके शोर की आवाज सुनकर मुकुल भैया और ज्योति भाभी भी कमरे से बाहर आ गए थे और जब पूरी बात उन्हें पता चली तो उन दोनों ने भी मुझे बुरी भली बातें कहना शुरू कर दी थी। लेकिन ऋषभ ने सबको डांट दिया था कि दीपा को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो मेरी पत्नी है, मैं उसके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। ऋषभ ने प्रतिज्ञा को घर से जाने को कहा था और कहा था कि तुम सिर्फ मेरी स्मार्टनेस पर फिदा हो गई थी। अगर मेरे पास अच्छी नौकरी ना हो और मैं कंगाल हो जाऊं तो तुम कभी मुझे मुंह तक नहीं लगाओगी। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे भी सुंदर और अमीर इंसान से शादी करो ताकि तुम्हारा भविष्य बन जाए। ये सुनकर प्रतिज्ञा के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई थी। कुछ दिन तक तो उसकी बहन और उसने मुझे बहुत परेशान किया था। छोटी छोटी बातों पर वो दोनों मुझे जलील किया करती थी, लेकिन ऋषभ के आगे बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे इस चीज से तसल्ली मिली थी कि घर में मेरा कोई अपना है। इस घर में अंशुमन के जाने के बाद किसी ने मुझे अपनाया है। वक्त गुजरता गया। जब प्रतिज्ञा की दाल नहीं गली तो वो खुद ही पीछे हट गई और कुछ समय के बाद अपने मायके चली गई। उसके मायके जाने के 3 महीने बाद ही खबर आई कि उसकी भी शादी हो गई है। ऋषभ को उसके चले जाने का कोई अफसोस नहीं था। ऋषभ को उसकी चालाकियों से ज्यादा मेरी मासूमियत पसंद थी। अब ऋषभ का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसने मेरे बच्चों को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह समझ रखा है। रोज ऑफिस से शाम को जब घर आता है तो मेरा हाथ थामकर कहता है, आज तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार नजरों से उसे देखती हूँ और इनकार से सर हिला देती हूँ। जिंदगी भी अजीब है, कभी ये आपसे कुछ छीन लेती है और कभी वो सब कुछ दे देती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अंशुमन की मौत मेरा सबसे बड़ा दुख था, लेकिन ऊपर वाले ने ऋषभ के रूप में मुझे एक ऐसा हमसफर दिया जिसने मुझे और मेरे बच्चों को बेसहारा होने से बचा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।